बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब ख़ान इबासपुर से हाज़िर है और आज हमने बैठक सजाई है इबासपुर के इन पहाड़ों में। हम बैठ के एक्सप्लोर कश्मीर का ये प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ बात करेंगे कि इबासपुर का जो तारीख़ी पस मंज़र है और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि इबासपुर के मसाइल क्या हैं। यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं और बड़ा खूबसूरत पैनल मौजूद है, इनसे बात भी करेंगे। तारफ़ भी मैं करवा देता हूँ, आबिद अयूब ख़ान साहब जो साबिक़ प्रिंसिपल भी हैं और माहिर तालीम भी हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार उमर फ़ारूक साहब ADC हैं। उमर फ़ारूक साहब आपको भी खुशामदीद। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं उमैरा महमूद, आप भी माहिर तालीम हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी नाज़म साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं समा उरूज, आपको खुशामदीद। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार गौर अयूब एडवोकेट, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा मोहसना नियाज़, आप भी माहिर तालीम हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा सैरश खानम, आप सबको खुशामदीद। और मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा आबिद अयूब साहब आपसे मैं जानना ये चाहूँगा कि जो इबासपुर का तारीख़ी पस मंज़र है वो क्या है और इबासपुर का नाम इबासपुर किस वजह से पड़ा था? मैं ये कहूँगा कि ये इलाका जिसे किसी ज़माने में वादी टाट के नाम से मौसूम किया जाता था, ये आज अब्बासपुर सब डिवीज़न की जो हदूद हैं ये सारा इस वादी टाट पे मुश्तमिल था। तो ये 1947 से पहले यहाँ कोई तजारती मरकज़ नहीं था, बल्कि मकबूजा पुंछ सिटी जो है वो ही इसका तजारती मरकज़ था और वहीं यहाँ के लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी लेने के लिए जाते थे। लेकिन जब पार्टीशन हो गई तो फिर लोगों की ज़रूरियात पूरा करने के लिए यहाँ के मुअज़्ज़िन ने ये ज़रूरत महसूस की कि यहाँ भी कोई एक ऐसा तजारती मरकज़ होना चाहिए जहाँ लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो फिर यहाँ इस कस्बे की जो बुनियाद, ये जिसका नाम पहले गोपालपुर था, इसकी बुनियाद 1947 से बाद यानी 50 की दहाई के आगाज़ में जो है ना इसकी बुनियाद रखी गई। और यहाँ के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शख्सियत मुंशी सरदार फ़तेह मोहम्मद ख़ान, जिन्हें बाबा अब्बासपुर और बानी अब्बासपुर भी कहा जाता है, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और लोगों को दूर दराज से, देहातों से, पेशावर लोगों को, हर तरह के लोगों को यहाँ बुला के तो एक बाकायदा जो इस वक्त मौजूदा आप कस्बा देख रहे हैं इसको डिज़ाइन किया। इसकी गलियां, सड़कें उस वक्त उन्होंने रखी और यहाँ इसकी बुनियाद रखी गई और यहाँ से इसका आगाज़ हुआ है। अब्बासपुर का तकरीबन 1950-49 में इसका आगाज़ हुआ। अच्छा उमर फ़ारूक साहब, आप क्या कहेंगे कि कहा यह जाता है कि माजी में बड़ा ये अदबी इलाका तस्वर किया जाता रहा है, अब क्या सूरत हाल है? आप यहाँ ADC भी हैं, आपने क्या देखा? कोई अदबी जो बातें चल रही हैं आज भी वो मामलात हैं उसी तरीके से जो मौजूदा नस्ल है? अब्बासपुर आज़ादी से पहले भी एक अदबी इलाका था। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज भी इल्मी और अदबी एरिया है। चूँकि यहाँ की एक्टिविटीज़ कोविड के दौरान थोड़ी मांद पड़ चुकी थी, तो हमारी ये कोशिश है कि हम मुस्तकबिल में दोबारा इस तरह का यहाँ पे कोई मुशायरा वगैरह है कुछ तरह का रखें। आज भी अब्बासपुर में आप अगर इसको देखेंगे तो आपको बहुत सारी शख्सियात नज़र आएंगी। आबिद अयूब साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इसके अलावा और बहुत शख्सियात हैं जिनका इल्म व अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ठीक है। तो उसके अलावा ये छोटा एरिया है, लेकिन जहाँ पे ये इल्म के हवाले से, इल्म व अदब के हवाले से ब्लेस्ड है, ऐसे ही छोटा एरिया होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिवली ये भी ब्लेस्ड एरिया है। यहाँ पे आप देखेंगे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद है, यहाँ पे एडिशनल सेशन कोर्ट भी मौजूद है, और उसके अलावा इदारे, बाकी भी इदारे हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस 2 हैं।
थोड़ा सा कम्युनिकेशन के कुछ इश्यूज़ हैं जो हमारे साइड के एरियाज़ हैं, या फिर LOCs के कुछ इश्यूज़ हैं। अदरवाइज़ पुरअमन एरिया है, एक एथनिक डाइवर्सिटी है यहाँ पे, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे एक आपको यहाँ की यहाँ लोगों में या यहाँ की सोसाइटी में एक वो लिटरेरी टच नज़र आता है। इसी तरह यहाँ की बाकी चीज़ों में भी आपको एक कल्चरल टच भी नज़र आता है। अच्छा मेरा, आप क्या कहेंगी कि लिटरेसी रेट की बात हो रही है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ख़वातीन कितनी दिलचस्पी लेती हैं इल्म व अदब में, तो आप क्या कहेंगी, यहाँ क्या सूरत हाल है, क्या रुझान है? करंट सिनेरियो में जितने भी हमारी PSC गए हैं, जो जितने भी गजटेड ऑफिसर्स गए हैं यहाँ से, वो मोस्टली अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात की जाए तो वो यहीं हमारी धरती के हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे जो गई हैं DO साहिबा मोहतरमा, पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी इदारे से बिलोंग करती थी और वो गई भी अब्बासपुर से ही हैं, तो ये यहीं से आपको एजुकेशन और लिटरेसी रेट का पता हो जाना चाहिए। नाज़िम साहब, आप क्या कहेंगे कि अब्बासपुर के वो बड़े मसाइल क्या हैं? ADC साहब भी बैठे हुए हैं, आप क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि उन मसाइल को फौरी एड्रेस करने की ज़रूरत है और हुकूमत उस तरफ तवज्जो दे? अब्बासपुर में बहुत से मसाइल हैं। सबसे पहले जो सबसे अहम मसला है वो एजुकेशन का है। गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम देखें तो यहाँ 2005 में जब ज़लज़ला हुआ तो हमारी तमाम की तमाम जो इमारतें थीं तालीमी इदारों की वो गिर गई थीं। तो उसके बाद आज तक वो हमारी जो तालीमी दरसगाहें थीं वो दोबारा तामीर ना हो सकें, और खुले आम आसमान के नीचे या दरख्तों के साए के नीचे तलबा व तालबात पढ़ने के लिए बेबस और मजबूर हैं। जैसे आप मैं अब्बासपुर गर्ल्स हाई स्कूल अब्बासपुर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ आज से 15-18 साल से वो बच्चियाँ जो हैं इसी तरह दरख्त के साए में बैठ के तालीम हासिल कर रही हैं, और तालीम का मयार ये है उस इदारे का कि दरख्त के साए के नीचे बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल कबल मीरपुर बोर्ड से हमारी बच्ची ने वहाँ से पोजीशन हासिल की है, और एलिमेंट्री बोर्ड में भी ये जो अभी रिज़ल्ट आए वहाँ से हमारी गर्ल्स हाई स्कूल अब्बासपुर की बच्ची ने पोजीशन ली है। तो उसके अलावा गवर्नमेंट अदारों के अंदर स्टाफ की बहुत कमी है। हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। फिर उसके साथ ये है कि लेबॉर्ट्रीज़ नहीं हैं, अगर हैं भी हैं तो वो नाम नहाद हैं, उनमें वो जो साइंसी एतबार से जो सामान ज़रूरत होता है तजर्बात के लिए वो भी मैसर नहीं है। तो उसको भी हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि इन जो हमारे तालीमी मसाइल हैं, इसी तरह वोकेशनल है, टेक्निकल एजुकेशन जो है इसकी डिमांड है जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर, तो अब्बासपुर के अंदर भी टैलेंट, जिस तरह मैडम ने बात की कि मेरिट वाल हुआ 2017 में, NTS आया और पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इदारा है वो फ़ाल हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारे के सारे जब डिस्ट्रिक्ट का कोटा है ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, तो उसमें पहली बात तो ये है कि जो भी मतलब वो कोटा होता है वो अब्बासपुर ही के लोग पूरा कर देते हैं, यहाँ से सिलेक्शन होती है। इसी तरह तालीम के साथ साथ सेहत के भी बड़े मसाइल हैं। एक तो ये एरिया LOC पे वाक़ है, और LOC पे रहते हुए आए रोज़ इंडियन फायरिंग की वजह से हमारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। फ़र्स्ट एड्स की पोस्टें यहाँ पे मैसर नहीं है। इसी तरह यूनियन कौंसिल की सतह पे जो फ़र्स्ट एड्स की पोस्टें होती हैं वो भी नहीं है। हमारा यहाँ THQ हॉस्पिटल है शहर के अंदर, और 20 साल से ये ज़ेर तामीर है, अभी तक यहाँ स्टाफ नहीं है, कोई सर्जिकल ऑपरेशन यहाँ पे नहीं हो सकता, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, ना ही तबदीक सेंटर है, और ना ही हम उस सरकारी लेवल पे जो आगाही मुहिम होती है सेहत के हवाले से वो भी नहीं दी जा रही। उसके साथ सेमिनार मनक़द, हम कहते हैं हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इस हवाले से सेमिनार वो मनक़द करवाए जाएँ। उसके हवाले से आप ये देखें कि अब्बासपुर कितनी खूबसूरत दिलकश वैली है, और बर्फ़पोश और सरसब्ज़ और शादाब है। ये साथ से इस तरफ से भी नाला जा रहा है, उस तरफ से भी नाला जा रहा है, और अगर हुकूमत जो है इस पे तवज्जो दे वो मरकज़ बन सकता है। यहाँ रेस्ट हाउसेस तामीर करवाए जाएँ और यहाँ होटल्स कायम किए जाएँ, तो मैं समझता हुकूमत को भी इसका फ़ायदा होगा।
उरुज, आप क्या कहेंगे कि ख़वातीन को एम्पावर कैसे किया जाए, आवाज़ बनेंगी, क्या मुतालबा रखेंगी, क्या आपके जहन में ऐसा नक्शा है कि हुकूमत ये करे तो? इनकी एजुकेशन जो है वो उसकी बेस रखी गई और उसके बाद जो है मेन के साथ फील्ड में जो है वो इक्वली जा रही हैं। जहाँ तक इनकी एम्पावरमेंट की बात है तो हम हर फील्ड में जो है वो मेल ही काम कर सकते हैं। अगर फीमेल्स जो है वो कोई भी डिफेंस का डिपार्टमेंट हो या वो हेल्थ का डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप देखें तो विमेन जिस तरह से करती हैं, जिस तरह से चीज़ों को सीरियसली लेके चलती हैं, पैशनेट होके चलती हैं, तो की तरफ से मैं यही कहूँगी कि आप ट्रस्ट करके देखें हम पे और आप हमें इन्वायरमेंट दे के देखें, आप हमें प्लेटफॉर्म दे के देखें, तो इंशाल्लाह कभी भी आपको मायूसी नहीं होगी और आपको ये नहीं फील होगा कि करिए चलें या फिर हमें जो है वो आपसे कोई यानी हम डिफरेंट हैं। डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रस्ट की कमी है, थोड़ी सी जो है वो हमारी फैसिलिटीज़ की कमी है और थोड़ी सी सोशल वैल्यूज़ वगैरह आ जाती हैं जिसमें हमारी कुछ कल्चर्स या कुछ वैल्यूज़ के अंदर विमेन का बाहर निकलना। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो विमेन का अंदर रहना ज़्यादा मुनासिब लगता है, लेकिन इस्लाम ने जहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो ख़वातीन को निकाला भी। तो एक हद, एक दायरे के अंदर रह के तो हम अपने कंट्री के, स्पेशली कश्मीर की जो है इसकी ग्रोथ, इसकी डेवलपमेंट में बहुत मेन रोल जो है वो हम प्ले कर सकते हैं हर फील्ड में। गौर साहब, कश्मीरी कल्चर की जो बात हो रही है कि कश्मीरी कल्चर के हवाले से अगर देखा जाए तो सदियों पुरानी ये तारीख़ रखता है, आप समझते नहीं हैं कि कश्मीरी कल्चर का जो टच है वो इबासपुर में थोड़ा थोड़ा नज़र आता है, मुज़फ़्फ़राबाद में ज़्यादा है, कि इस पे काम किया जाए तो यकीनन ये रोज़गार का ज़रिया भी बन सकता है? मैं समझता हूँ कि जो भी इलाके ये मकबूजा कश्मीर के करीब हैं, LOC के करीब हैं, वहाँ पे आपको कल्चर टच ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ आप जहाँ देखें अब्बासपुर जो है वो जिस तरह सर ने पहले से आपको इसकी डिटेल बता दी कि ये मकबूजा पूंछ का एक हिस्सा था, बहुत करीब था। तो यहाँ पहले से हमारा एक अदबी सिलसिला और ये कल्चर वाइज और ये सिलसिला जो है सारा वो मकबूजा कश्मीर के साथ मिलकर हम चलते थे। तो यहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती हैं आज भी। यहाँ अब्बासपुर की हद तक हमारा जो कश्मीरी कल्चर है वो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। और फिर इस तरह लिपा में या नीलम वैली में, मुज़फ़्फ़राबाद में, वहाँ इससे भी कुछ बेहतर आपको नज़र आएगा। लेकिन जब आप मज़ीद आएंगे रावलाकोट की तरफ या पलंदरी की तरफ या इस इलाके में, तो वहाँ आपको ये कल्चर थोड़ा सा कम मिलेगा। वो यही वजह है कि वो इलाके चूँकि पहले से थोड़े से उस कल्चर से दूर थे, तो इसलिए वहाँ पे वो ये प्रमोट ना हो सके। अब मज़ीद अगर यहाँ पे हम इस कल्चर को प्रमोट करें तो हमारी बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारी यहाँ लोकली हम वो उसको प्रोडक्ट को आगे लेके जा सकते हैं। जिस तरह कि पहले शुरू में हमारा एक सिलसिला था कि लोकली यहाँ हमारे ब्लैंकेट वगैरह ये चीज़ें बनती थी, जिसको हम लोकली अपनी ज़ुबान में लोई कहते थे या कंबल कहते थे, ये चीज़ें जो हैं वो बनती थी। उसमें एक रोज़गार भी था और एक अच्छी चीज़ जो है वो ओरिजिनल चीज़ जो है स्पेशल वो भी लोगों को वो मिल जाती थी। और बहुत सारी जिस तरह हमारी भेड़ बकरियों का सिलसिला है या और चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। अगर इन चीज़ों को हम दोबारा वापस लाएँ अपने कल्चर में तो यहाँ मकामी तौर पर हमारा काफ़ी सारा जो है वो ये बेरोज़गारी का जो इशू है ये ख़त्म हो सकता है, हमारे लोग प्रमोट हो सकते हैं और हमारी इकॉनमी जो है वो माशाल्लाह बेहतर हो सकती है। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह कश्मीरी कल्चर की बात हो रही है, बेरोज़गारी की भी बात हो रही है कि इसका ख़ात्मा कैसे किया जाए, आप समझती नहीं हैं कि ख़वातीन का बड़ा रोल बनता है कि कश्मीरी सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए ही वो किरदार अदा करें? तो यकीनन ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं वो अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखने के साथ साथ अच्छी तरीके से अर्निंग भी कर सकती हैं। जी, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है कि हम अगर वीमेन की बात करें कि हम किस तरह से अपने एरिया को एक एडवांस लेवल पर लेकर जा सकते हैं,
تو بالکل صحیح بات ہے کہ اگر ہم جیسا کہ سر نے ابھی بات کی ہے کہ اگر ہم تھوڑے سے سائڈ ایریاز میں چلے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کلچر جو ہے وہ ابھی تک یہاں زندہ ہے، لیکن ہم جو سٹی کے ایریا کی طرف آ جائیں تو اس کو کم دیکھا جاتا ہے. لیکن زیادہ اس پہ جو کام کر رہا ہے وہ عورتیں ہی اس چیز پر کام کر رہی ہیں. جیسے ایگریکلچر کی بات کی جائے تو ایک خواتین ہی ہیں جو اس چیز کو آگے پروموٹ کر رہی ہیں، آگے لے کر جا رہی ہیں، لیکن ان کے پاس نالج کی جو ہے وہ کمی ہے. اگر ان کو پراپر اس طرح سے نالج فراہم کیا جائے، ان کو پراپر طریقہ بتایا جائے کہ کیسے وہ اس کو اچھے سے ڈیولپ طریقے سے لے کر چل سکتی ہیں تو وہ زیادہ اچھے سے کر سکتی ہیں. لیکن صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف سے ہم پہ غور کیا جائے اور ذمہ داری ڈالی جائے کہ عورتیں بھی اس حوالے سے کچھ کر سکتی ہیں. سہرش آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ کیا ایسا کیا جائے کہ آپ لوگ امپاور ہو سکیں، آپ لوگ روزگار نہ صرف حاصل کر سکیں بلکہ دوسروں کو روزگار دے سکیں، روزگار کا ذریعہ بن سکیں؟ میرے جو ذہن میں یہ چیز چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے، کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو کہ ہمیں جو ہے نا مواقع فراہم کر سکیں، جس میں ہم لوگ ایز این انسٹرکٹر کام کر سکیں اور باقی جو لوگ ہیں ان سارے لوگوں کو سکھا سکیں. جیسے ووکیشنل ہو گئے یا ٹریننگ سینٹرز ہونے چاہیے، اس طرح کی بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہونے چاہیے، کچھ پروجیکٹس وغیرہ ہونے چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے جو لگا دیں، اور اس طرح سے جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو روزگار بھی مل سکتا ہے. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کو، سارے لوگ ایجوکیشن میں تو نہیں جا سکتے نا. اب سارے لوگ ادھر جو ہے نا عباس پور کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے نا 90%، 92-93% لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے، وہ بھی جو ہے نا FSC تک تو ہیں سارے، اس سے کم تو کوئی بھی آپ کو عباس پور میں نہیں ملے گا. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اس طرح سے چیزیں ہو سکیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے کچھ انسٹیٹیوٹ بنا دیں، کچھ اس طرح سے جو ہے نا وہ سینٹرز بنا دیں تاکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کر سکیں یہ سارے کام. عورتوں کو بھی اس سے جو ہے نا وہ زیادہ جو دور دراز کے علاقوں میں نہیں جا سکتی، یا زیادہ اپنے گھر کو بھی دیکھ سکیں، باہر بھی جا سکیں، اور وہ اپنے گھر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کام بھی کر سکیں. بے روزگاری آپ کو پتہ ہے کہ کس حد تک بڑھ چکی ہے، تو ایک جو ہے وہ ان کو بھی مل سکتا ہے کہ یہ سارا کام، اور باقی ساری چیزیں علاقے کے لیے بھی بہتر ہوگا، سب کے لیے ہوگا. روزگار بھی، ایجوکیٹڈ لوگ بھی مصروف ہو جائیں گے، ان امپلائمنٹ بھی ختم ہو جائے گی، اور بہت ساری چیزیں اس طرح سے حل ہو سکتی ہیں اگر اس طرح سے کچھ پروجیکٹس وغیرہ لگائے جائیں، کچھ سینٹرز وغیرہ بنائے جائیں. جی ناظرین، ہمارے پروگرام میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بات کرنا چاہیں گے. میرا نام فاطمہ اشفاق ہے اور میں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں بتانا چاہوں گی تعلیم کے حوالے سے کہ کیسے بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. ہر بچے کے اندر اپنی ایبلٹی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے. اب علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو جب ٹیچرز بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو وہ بچہ ایک درخشندہ ستارہ بنتا ہے، ایک بہترین اسٹوڈنٹ بن کے نکلتا ہے. اور جہاں تک کشمیر کے حوالے سے بات ہے تو عباس پور ایک حسین وادی ہے. اس کے ارد گرد بہت ہی حسین منظر ہیں. جیسے اب بارش کا موسم ہوتا ہے، جب گرمیاں ہوتی ہیں تو موسم معتدل رہتا ہے، بارش ہوتی ہے، اور سردی میں نہ زیادہ سردی ہوتی ہے. تو ارد گرد کی جو سیر تفریح کے لیے جگہیں ہیں ان میں لس جنہ وغیرہ اور یہ جگہیں آتی ہیں. تو اس کے علاوہ LOC کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک طرف کشمیر کی عوام جب کشمیر پہ قبضہ ہوا تھا بھارت کا، تو کچھ لوگ تھے جو وہاں اکٹھے رہتے تھے. تو آدھے لوگ یہاں آگے، آدھے وہاں چلے گئے، کسی کی بہن، کسی کا بھائی وغیرہ. تو خاص طور پہ حکومت کو اور کشمیر پہ جو نظر ڈالنے کی بہت اشد ضرورت ہے اور اس کے مسائل کو بہترین بنانے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محسن طفیل ہے، KPS عباس پور سے سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو عباس پور کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سب سے پہلا ہمارا مسئلہ آتا ہے ایجوکیشن کا. ایجوکیشن میں فزیکل اور پریکٹیکل دونوں کا مسئلہ ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں عباس پور میں ٹوٹلی ایک گراؤنڈ ہے. سب سے پہلے ہمارا سپورٹس کا مسئلہ ہے. ٹوٹلی ایک گراؤنڈ ہے پورے عباس پور میں اور وہ بھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. اس کا بھی کوئی کافی سالوں سے ہم اس پہ احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں لیکن اس پہ کوئی خاص کام نہیں کی. کچھ دن کام جاری ہوتا ہے لیکن وہ پھر سے کچھ عرصہ کے بعد روک دیا جاتا ہے. اس کے بعد پریکٹیکل ایجوکیشن کا یہ تھا کہ جب تک مقابلہ نہیں ہوتا ٹیلنٹ سامنے نہیں آتا.
آپ ٹیلنٹ ہمارے پاس کافی ہے لیکن ہمیں موقع چاہیے اس کو ابھارنے کا، اس کو شو کرنے کا. تو پریکٹیکل ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارے عباس پور میں کوئی اتنا خاص نظام نہیں ہے پریکٹیکل ایجوکیشن کا، بس نمبروں کی دوڑ لگائی جاتی ہے. پریکٹیکل ایجوکیشن کے حوالے سے مختلف لیبارٹریز کا انعقاد، لیبارٹریز کا قیام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کمپیوٹر لیبز کا ہونا چاہیے، اور سافٹ ویئر جو آج کل کی ماڈرن دور جو پورا سافٹ ویئر پہ ہی ڈپینڈ کر رہا ہے، سافٹ ویئر کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے حکومت کو. ٹھیک. اچھا، بچوں نے کچھ بنیادی سوالات اٹھائے ہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو مسائل ہیں کتنا ضرورت ہے کہ ان کو ایڈریس کیا جائے. جہاں تک کہ یہاں کی کوئی انفراسٹرکچر کی بات ہے یا پھر گراؤنڈز کے حوالے سے بات ہوئی ہے، ہمارا گراؤنڈ کا یہ کام چونکہ جو ویدر کی کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز مہیا کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہم نے مزید 2 پلے گراؤنڈز کے لیے تحریک کر دی ہے. انشاءاللہ یہ نیکسٹ جو بجٹ ہے اس میں ان کے لیے 2 پلے گراؤنڈ مزید آ جائیں گے. تو اوورآل جو ہے نا گورنمنٹ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنے ریسورسز میں رہ کے، جتنے بھی محدود ریسورسز ہیں ہمارے پاس اس میں رہ کے تو ان کے لیے کام کر رہی ہے. جی ناظرین، ادب کی بھی بات ہو رہی ہے. پروگرام کا چونکہ ٹائم بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم اگلے پروگرام کی طرف بھی بڑھیں گے. اس سے پہلے ہم کلام اقبال سنیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنا ادبی لوگ یہاں موجود ہیں، کس طریقے سے یہ ادبی بچے ہیں. اور علم کے اعتبار سے کہا یہ جاتا ہے کہ عباس پور ماضی میں بہت آگے رہا ہے. اب کلام اقبال سنتے ہیں اور پھر پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے. ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہر لحظہ مومن قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت. یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہر لحظہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہر لحظہ مومن جسے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جسے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم. دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہر لحظہ مومن